आज हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास में दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के अंदर तीन तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। ई मीन्स इमीटर, बी मीन्स बेस और सी मीन्स कलेक्टर। इसी तरह से यहाँ पर ई मीन्स इमीटर, बी मीन्स बेस और सी मीन्स कलेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों इसके स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इनके सिंबल्स को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, जहाँ पर एनपीएन के लिए एरो बेस से इमीटर की तरफ होता है, या फिर ये कह दो कि बाहर की तरफ एरो निकल रहा होता है, उसको हम लोग एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर कहते हैं। और जिसमें अंदर की तरफ एरो आ रहा होता है इमीटर से बेस की तरफ, उसको हम लोग पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसमें जो एरो होता है वो दोनों ट्रांजिस्टर्स में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है। कहने का मतलब है एनपीएन में बेस और इमीटर के बीच में बेस से इमीटर की तरफ करंट फ्लो होता है, और पीएनपी में इमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो होता है। अब इमीटर जो होता है वो लेफ्ट वाला पोर्शन रहा करता है और राइट वाला पोर्शन कलेक्टर रहा करता है। इमीटर का साइज मॉडरेट होता है, बेस का साइज काफी पतला होता है, थिन होता है, और जो कलेक्टर का साइज होता है ये काफी लार्ज होता है इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ द इमीटर। ठीक है, अब ये जो इमीटर होता है ये हेवीली डोप्ड होता है। यहाँ पर भी इमीटर हेवीली डोप्ड है और यहाँ पर भी इमीटर हेवीली डोप्ड है। हेवीली डोप्ड होने का मतलब ये कि यहाँ से हम लोगों को मेजर चार्ज कैरियर्स ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे हम लोग एनपीएन की बात करेंगे, ये हमारा इमीटर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, और हम लोग पीएनपी की बात करेंगे और ये हमारा इमीटर है तो यहाँ पर होल्स ज्यादा है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। बेस काफी ज्यादा पतला होता है और ये लाइटली डोप्ड होता है, मतलब इन दोनों बेस के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, और जो कलेक्टर होता है इसका साइज ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द साइज ऑफ द इमीटर। ये मॉडरेटली डोप्ड होते हैं, मतलब ठीक ठाक डोप्ड होते हैं। इसके अंदर ये नहीं बोल सकते कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा है या कम है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, और हम लोगों को उससे भी मतलब ही नहीं है। कलेक्टर का पर्पस खाली ये होता है कि जो चार्ज कैरियर्स, मेजर चार्ज कैरियर्स इमीटर से कलेक्टर की तरफ आते हैं उनको ये कलेक्ट करता है। और यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, वो कलेक्टर की तरफ जाते हैं और कलेक्टर उनको खाली अकोमोडेट करता है। ये उसका पर्पज है। ठीक, इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में दो जंक्शंस बन रहे होते हैं। देखो यहाँ पर एन और पी के बीच में एक जंक्शन है, फिर पी और एन के बीच में एक जंक्शन है। इसी तरीके से इसमें पीएनपी के अंदर पी और एन के बीच में एक जंक्शन है, फिर एन और पी के बीच में एक जंक्शन है। जहां पर भी पी एन जंक्शन बनेगा वहां पर डिप्लीशन रीजन बनेगा। हम लोगों ने पहले भी पी एन डायोड की प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ रखा है कि जब पी एन जंक्शन बन रहा होता है तो जंक्शन पर डिप्लीशन रीजन बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो तरह के डिप्लीशन रीजन है, एक तो इमीटर और बेस के बीच में, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर भी इमीटर और बेस के बीच में, फिर उसके बाद में बेस और कलेक्टर के बीच में, यहाँ पर भी बेस और कलेक्टर के बीच में। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, अब ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये तीन तरीके से काम आता है। एक तो एम्पलीफायर के तौर पर काम आता है, एक स्विच के तौर पर काम आता है और एक ऑसिलेटर के तौर पर काम आता है। इनको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे दो सर्किट बना रखे हैं। पहले वाला सर्किट पीएनपी ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस वाला सर्किट है और दूसरा वाला सर्किट एनपीएन ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस वाला सर्किट है। ठीक है, इन दोनों सर्किट के अंदर जो लेफ्ट वाला सर्किट होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा और जो राइट वाला सर्किट है वो हमेशा रिवर्स बायस की स्टेट में रहेगा। तो हमको हमेशा कोई भी ट्रांजिस्टर का सर्किट बनाना है तो ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाला हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में और राइट वाला हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही बनाना है। ये कैसे बनाते हैं इसको हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे, पर फिलहाल इतना काफी है। ठीक, ये दो डॉटेड लाइन मैंने शो कर रखी है जिसमें थोड़ा सा पोर्शन मैंने सेट कर रखा है। तो ये यहाँ पर पहले वाले पोर्शन को थोड़ा कम सेट कर रखा है और दूसरे वाले पोर्शन को या दूसरे वाले जंक्शन को थोड़ा ज्यादा सेट कर रखा है। ये डिप्लीशन रीजन को शो करता है, क्योंकि ये वाला जंक्शन फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायसिंग की स्टेट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन बनेगा ये थिन बनेगा, पतला बनेगा, और ये वाला पोर्शन, ये वाला सर्किट रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में है तो ये वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस की स्टेट में रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन बनेगा वो थोड़ा सा वाइड बनेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बता रखा है, इसको थोड़ा छोटा बता रखा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर भी हो रही है। अब जब हम लोग इनको इन कंडीशन में कनेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये नाम VCC है, ये एक बड़ी बैटरी होती है जो कलेक्टर से कनेक्टेड है। जो बैटरी कलेक्टर से कनेक्टेड होती है उसको हम लोग VCC से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये पॉइंट कलेक्टर का, इससे जो बैटरी कनेक्टेड है इसको हम लोगों ने VCC से शो किया हुआ है। इसी तरीके से जो बैटरी इमीटर से कनेक्टेड है उसको हम लोग VEE से शो करते हैं। यहाँ पर भी ये बैटरी इमीटर से कनेक्टेड है तो उसको हम लोगों ने VEE से शो किया हुआ है। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है कि VCC मतलब बैटरी कलेक्टर से कनेक्टेड है, VBB मतलब बैटरी बेस से कनेक्टेड है और VEE मतलब बैटरी इमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो इमीटर और बेस के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं या वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग VEB से लिखेंगे या VBE से लिखेंगे। इसी तरीके से
बेस और कलेक्टर के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग VCBC लिखेंगे या VBCC लिखेंगे। इसी तरीके से कलेक्टर और इमीटर के बीच में हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग VCE से लिखेंगे या VEC से लिखेंगे। इनको हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खाली नोटेशन है जो हम लोगों को ध्यान रखना है और समझना है। ठीक, तो जहाँ पर VEB लिखा है इसका मतलब है कि वो वोल्टमीटर कनेक्टेड होगा जो E और B के बीच में होगा। आगे के बड़े सर्किट में हम लोग इसको थोड़ा क्लियर कर लेंगे, तो फिलहाल इतना काफ़ी है। अब देखो वो क्या रहा होता है, हम लोग NPN ट्रांजिस्टर को थोड़ी देर के लिए समझते हैं। अपने पास में ये मीटर वाला पोर्शन है, ये बेस वाला पोर्शन है, काफ़ी पतला होता है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा क्लियर बनाने के लिए दूर बना लिया, बड़ा बना लिया है। ये कलेक्टर वाला पोर्शन है। ये कलेक्टर वाला पोर्शन इमीटर वाले पोर्शन से बड़ा होता है। ठीक, अब देखो जब हम लोग इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं जिसमें लेफ्ट वाला सर्किट फॉरवर्ड बाइसिंग में और राइट वाला सर्किट रिवर्स बाइसिंग में, तो इमीटर के जो मेजर चार्ज कैरियर्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, NPN के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ चलते हैं तब उस समय पर इस बैटरी के पॉजिटिव के कारण से बेस के जो होल हैं वो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ये किस तरफ जाएंगे, देखो यहाँ के होल जो है यहाँ पर इसी, क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये एक तरीके से कह दो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इसके होल जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो होल बेस के होल इस तरफ लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में, इसलिए ये आसानी से इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं या इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर लेते हैं, और ये क्रॉस करने के बाद में ज़्यादातर सीधे क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इस डिप्लेशन रीजन में पहुँच जाते हैं। और कुछ इमीटर में से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उसमें से बहुत ही कम, लगभग 2% है ना, इन होल से कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में पहुंच जाते हैं जो कि रिवर्स बायसिंग की स्टेट में है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माइनर चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। अब क्योंकि रिवर्स बायस की स्टेट में डिप्लेशन रीजन में माइनर चार्ज कैरियर्स मूव करने के लिए फ्री हैं, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे रुक नहीं पाते और इसको क्रॉस करके कलेक्टर में आते हैं। ये बात यहाँ पर समझने की है। अब देखो ये जो बेस है ना, ये थिन बनाया जाता है, जिसका रीजन हम लोग ये दे देते हैं कि जो मेजर चार्ज कैरियर्स है वो आसानी से इसको क्रॉस करके कलेक्टर तक पहुंच जाए। पर एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि जो मेजर चार्ज कैरियर्स है वो इस रिवर्स बायस स्टेट के या इस रीजन के नज़दीक पहुंच जाते हैं और ये यहाँ पर माइनर चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। और क्योंकि रिवर्स बायस की स्टेट में ये मूव करने के लिए फ्री है, इसलिए आसानी से कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और सेम टू सेम वर्किंग PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी हुआ करती है। यहाँ पर अब मेजर चार्ज कैरियर्स होल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने इसको फॉरवर्ड बायसिंग की स्टेट में कनेक्ट किया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव होता है और ये वाला पोर्शन नेगेटिव होता है। तो ये जो होल है ये नेगेटिव की तरफ, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ चलने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनर चार्ज कैरियर्स है बेस में, ये लेफ्ट की साइड में, यानी कि इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगते हैं, ठीक। अब ये जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं वो इस फॉरवर्ड बायस की डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करके बेस में आ जाते हैं और यहाँ से ये कलेक्टर में चले जाते हैं। या फिर ये बोल दो कि इस डिप्लेशन रीजन के नज़दीक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये होल माइनर चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं और फिर ये इसको क्रॉस करके आगे निकल आते हैं। बहुत ही कम होल्स यहाँ पर जो माइनर चार्ज कैरियर्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं उससे कंबाइन होते हैं। ये इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होती है, केवल 2% ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा होता है और यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन जो है वो 2% ही होता है। 98% क्रॉस करके यहाँ पर कलेक्टर में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर होल कलेक्टर में पहुँच जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी कुछ प्रोसेस हो रहा होता है उसके कारण से जो करंट फ्लो होता है उनको हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। IE मतलब इमीटर करंट, जो इमीटर में जा रहा है या मीटर से आ रहा है। IB मीन्स बेस करंट, जो बेस में आ रहा है या बेस से बाहर निकल रहा है। और IC मीन्स कलेक्टर करंट, जो कलेक्टर में जा रहा है या कलेक्टर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इनकी डायरेक्शन इनके सर्किट के हिसाब से हुआ करती है। हम लोगों को इसको रटना नहीं है, हम लोगों को ये इक्वेशन ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए IE = IB + IC होता है, यानी कि जो इमीटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम के इक्वल होता है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कलेक्टर करंट और इमीटर करंट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं तो भी IC की वैल्यू IE से कम ही होती है। ये तीन चीज़ें हम लोगों को पूरे ट्रांजिस्टर के चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर मेजर चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं भाई? होल होते हैं। NPN ट्रांजिस्टर के अंदर मेजर चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है,
ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजर चार्ज कैरियर्स एनपीएन के अंदर है, तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स है उनकी मोबिलिटी अच्छी होगी और उनकी मोबिलिटी कम होगी, इसलिए हम लोग ज़्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने इसको मेंशन किया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स एंड इन कंप्यूटर्स। तो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे और यहाँ पर हर चीज़ को नोटिस करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट है एनपीएन, कॉमन बेस सर्किट है। यहाँ पर हम लोगों ने बेस को दोनों सर्किट लेफ्ट और राइट सर्किट में कॉमन कर रखा है। ठीक है, अब ये एन है और ये पी है। ये वाला सर्किट क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में होना चाहिए, तो पी को हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो बैटरी का नेगेटिव एन से कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है वो अपने आप ही फॉरवर्ड बाइस की स्टेट में आ जाएगा। फिर आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें बैटरी के पॉजिटिव को सी से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे ये वाला जो पोर्शन है ये रिवर्स बायस की स्टेट में आता है। यहाँ पे तो वैसे भी क्लियर कट है कि ये पी और एन है और पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए ये वाला पोर्शन रिवर्स बायस की स्टेट में। ठीक, देखो जो रिवर्स बायस वाली बैटरी होती है ये हमेशा लार्ज बैटरी होती है और जो फॉरवर्ड बायस वाली बैटरी होती है हमेशा स्मॉल बैटरी होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन पर्पज होता है वो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना होता है। एक तरीके से ये ऐसे वर्क कर रहा है। अब देखो जब हम लोग यहाँ पर सब कुछ स्विच ऑन करते हैं तो एन साइड के जो मेजर चार्ज कैरियर्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये बेस की तरफ मूव करते हैं और बेस के जो माइनर चार्ज कैरियर्स मतलब होल, ये इमीटर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये फॉरवर्ड बायस की स्टेट में है। अब क्योंकि ये बेस थिन होता है इसलिए ज़्यादातर मेजर चार्ज कैरियर्स इसको क्रॉस करके कलेक्टर में आते हैं, और कितने आते हैं ऑलमोस्ट 98%। ठीक, बहुत ही कम यहाँ पर ऑलमोस्ट 2% जो है इन होल से रिकम्बाइन होते हैं। अब देखो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल से रिकम्बाइन होता है तो इस वाली जगह का कोई इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ये बैटरी यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगी और इस ई पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इस बैटरी पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और यहाँ पर एक होल भी कम हो गया है ये कॉम्बिनेशन के कारण से, तो बेस में कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, तो वो होल तो मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बेस से होते हुए इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। अब जब ये मेजर चार्ज कैरियर यहाँ से चलकर कलेक्टर में पहुँचते हैं और इस पॉइंट सी पर पहुँच जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण से हम लोगों को ये आईसी करंट मिल रहा होता है। ठीक, अब क्योंकि इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पर इस पोर्शन में आ जाता है, और इस बैटरी की जो इलेक्ट्रॉन में कमी आई है उसको ये वाली बैटरी कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करता है और इस प्रोसेस के कारण से हम लोगों को इमीटर और कलेक्टर के बीच में एक करंट मिल रहा होता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग है। अब हम लोग ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग उन 3 इलेक्ट्रोडों को दोनों सर्किट में कॉमन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने इमीटर को दोनों सर्किट लेफ्ट और राइट सर्किट में कॉमन किया है तो सर्किट को हम लोग कॉमन इमीटर सर्किट बोलते हैं, या उसको हम लोग शॉर्ट में सीई लिखते हैं। इसी तरीके से मान लो हम लोगों ने बेस वाले इलेक्ट्रोड को कॉमन किया है तो उसको हम लोग कॉमन बेस सर्किट बोलते हैं और उसको हम लोग सीबीसी लिखते हैं। इसी तरीके से कलेक्टर को हम लोगों ने दोनों सर्किट में कॉमन किया है तो उसको हम लोग कॉमन कलेक्टर सर्किट बोलते हैं, उसको सीसीसी लिखते हैं। जब हम लोग इनके सर्किट बना रहे होते हैं तो मैंने पहले भी कहा था आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी को हम लोगों को काम में लेना है। जो लेफ्ट वाला सर्किट होगा उसके अंदर स्मॉल बैटरी काम में लेंगे, जो राइट वाला सर्किट होगा उसके अंदर हम लोग बिग बैटरी काम में लेंगे। तो हमारे पास में ये सर्किट है, लेफ्ट वाले सर्किट पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है और राइट वाले सर्किट एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के लिए है। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा समझना है। तो जो पहला वाला सर्किट है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसमें देखो ये पी है और ये एन है। पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा जब ये फॉरवर्ड बायस की स्टेट में होगा। ठीक है, अब देखो जब हम लोग इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक, ये इमीटर है तो इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो होगा तो आई ई इसके अंदर जाएगा, तो इसका मतलब है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी के हिसाब से इससे करंट बाहर निकलना चाहिए और उससे भी करंट बाहर निकलना चाहिए। तो जब इससे करंट बाहर निकलेगा तो इसकी बैटरी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बनाना पड़ेगा और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बनाना पड़ेगा। इसी को थोड़ा सा समझ लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर ये एन है और ये पी है, तो लेफ्ट वाला पोर्शन फॉरवर्ड बायस की स्टेट में होना चाहिए, तो पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस वाले सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा, तो यहाँ पर करंट ऐसे जाएगा तो यहाँ पर करंट लेफ्ट की तरफ आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब है आई ई जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी के हिसाब से आई बी और आई सी इसके अंदर आने चाहिए, तो ये दोनों करंट इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में ये आई सी करंट इसके अंदर तब आएगा जब यहाँ पर हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सर्किट बन जाता है। इसी तरीके से कॉमन इमीटर के लिए ये हमारा लेफ्ट वाला सर्किट है, ये वाला राइट वाला सर्किट है।
ठीक। तो ये कॉमन एमीटर में ये इमीटर है, ये बेस है, ये कौन सा है PNP ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा P है, ये N है। तो लेफ्ट वाले के अंदर P को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से जो करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा और इमीटर में करंट जाएगा। अब क्योंकि इमीटर में करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ से करंट बाहर निकलना चाहिए, इधर से भी करंट बाहर निकलना चाहिए। अब यहाँ का सर्किट तो बन ही गया, इधर से जब करंट बाहर निकलेगा मतलब C वाला करंट बाहर निकलेगा तो ये इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब है जो बैटरी है उसका पॉजिटिव नीचे की तरफ होगा और उसका नेगेटिव ऊपर की तरफ होगा। इस तरीके से हमारे पास में ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखो ये N है, ये P है और ये N है। NPN के लिए N और P, तो लेफ्ट वाले के अंदर P को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन का सर्किट है उसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये तो हमारा IB है, ये हमारा IE हो जाएगा। तो IE नीचे की तरफ जा रहा है, तो IE जब बाहर की तरफ निकल रहा है तो IC और IB अंदर की तरफ आने चाहिए। तो ये तो अंदर की तरफ आ ही रहा है, IC भी अंदर की तरफ आना चाहिए। इसका मतलब IC की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। अब इस सर्किट के अंदर IC की डायरेक्शन ऐसे तभी हो सकती है जब यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड हो। ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक, यहाँ पर भी देखो कॉमन कलेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारा PNP है, ये P है, ये N है। तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ये P को पहले पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो लेफ्ट वाले पोर्शन के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी जो IE है वो इस तरीके से फ्लो होना चाहिए। भाई यहाँ पर तो IE ऐसे ही फ्लो होने वाला है ना। तो इसका मतलब है कि जो ये जो एरो है ये E से B की तरफ आने वाला है। तो इसका मतलब IE इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब IE इस डायरेक्शन में आ रहा है तो IB और IC तो बाहर निकलने चाहिए, इसलिए यहाँ पर IC जो है वो नीचे की तरफ शो किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है हमेशा कि ये लेफ्ट वाला सर्किट बन रहा है उसमें पूरे सर्किट की तरह करंट फ्लो होगा। हम लोग को इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि IE = IB + IC कैसे वर्क कर रहा है। मेजर चीज़ तो यही है ना। IE ऐसे जाएगा तो ये अंदर आ रहा है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये वाला तो चलो बैटरी को की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा है ना। तो ये इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि IE = IB + IC हम लोगों को सेटिस्फाई करना है। ठीक, अब IE ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब बैटरी का पॉजिटिव इधर कनेक्ट होना चाहिए और नेगेटिव इधर कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले सर्किट को थोड़ा फिर से पढ़ लेना है। इसमें देखो NPN में ये N है, ये P है और ये N है। तो NP यानी कि इस P को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा। ठीक, अब देखो इसमें भी सेम चीज, ये हमारा E पॉइंट है और E पॉइंट के कारण जो IE है वो इस तरीके से बाहर निकल रहा है। तो जब करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये वाला करंट और ये वाला करंट अंदर की तरफ आना चाहिए, इसलिए IC वाला जो करंट है वो ऊपर की तरफ शो करेंगे। अब यहाँ पर ये IE इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए बैटरी का और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से जब भी हम लोग कोई सर्किट बनाएंगे तो इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे कि IE = IB + IC होता है और इसी को यूज करके हम लोगों को ये सारे सर्किट्स बनाने हैं। खासतौर से राइट हैंड साइड वाला जो सर्किट बनाना है जिसमें हम लोगों को रिवर्स बाइसिंग की स्टेट को सेटिस्फाई करना होता है, वहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी से अप्लाई करना है। वहाँ पर हमेशा P और N के हिसाब से नहीं सोचना है। लेफ्ट वाले सर्किट को P और N के हिसाब से सोचो, राइट वाले सर्किट को IE = IB + IC और ये जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से सोचो। नेक्स्ट देखो जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम लोगों के पास में दो तरह की चीज़ें, एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट चीज़ों के बीच में होता है, जैसे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनेगा। मतलब यहाँ पर दो ग्राफ बनेंगे, यहाँ पर इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनेगा और यहाँ पर आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनेगा। अब जब ये ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं और फिर उस ग्राफ को बनाते हैं। तो क्या कांस्टेंट रखते हैं ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और यहाँ पर हम लोग इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। जब इनपुट वाले कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं तो आउटपुट वाले वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं, जब हम लोग आउटपुट वाले कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं तो इनपुट वाले करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं। ये डिफरेंस हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं और यहाँ पर आउटपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए NPN CE कॉन्फ़िगरेशन को यानी कि कॉमन एमिटर वाले कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं और इसी को अच्छे से हम लोगों को याद रखना है। देखो जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। देखो ये एरो बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये NPN है। ठीक है, और E यानी कि इमीटर को हम लोगों ने दोनों सर्किट में कॉमन कर रखा है, इसलिए CE सर्किट बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो एमीटर हम लोगों ने कनेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर शो कर रखा है, यहाँ पर मिली एम्पियर शो कर रखा है। तो क्योंकि बेस करंट काफ़ी वीक होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइक्रो एमीटर यूज़ करते हैं और
कलेक्टर करंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग मिली एम्पियर वाले मीटर से मेजर करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने VBE लिख रखा है और एक वोल्टोमीटर वाला साइन यूज़ कर रखा है। VBE मतलब B पॉइंट बेस और इमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर VCE शो कर रखा है और एक वोल्टमीटर का साइन यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब है कलेक्टर और इमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते, ये और ये दोनों का एक ही मतलब है। और यहाँ पर हम लोग B और E को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते, इसका और इसका एक ही मतलब है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर एक बैटरी है जो हम लोग इसके वैल्यू को हम लोग वेरी कर सकते हैं, इसलिए एरो लगा रखा है। इसको हम लोगों ने VCC से शो कर रखा है क्योंकि ये कलेक्टर से कनेक्टेड है। और यहाँ पर एक और बैटरी है जो छोटी है और ये क्योंकि बेस से कनेक्टेड है इसलिए इसको हम लोगों ने VBB लिखा हुआ है। अब देखो जब हम लोग इनपुट करेक्टरिस्टिक, ये हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक है और ये हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक है। तो जब हम लोग इनपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो किन के बीच में ड्रॉ करेंगे? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में, IB और VBE के बीच में। तो IB हम लोगों ने y एक्सिस पर बना रखा है, VBE x एक्सिस पर बना हुआ है। ठीक है, ये तब ड्रॉ किया जाएगा जब इधर का वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी कि VCE को हम लोगों को कांस्टेंट रखना है। तो हम लोगों ने 3 लाइन बना रखी है। ये VCE की वैल्यू 0 वोल्ट है, इस VCE की वैल्यू 100 वोल्ट है और इस VCE की वैल्यू 20 वोल्ट है। और तब हम लोगों ने इस ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग इनपुट करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो नोटिस करो कि सारे के सारे ग्राफ 0.6 के आसपास मिल रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि सिलिकॉन वाला सेमीकंडक्टर कहाँ में ले रहे हैं, मतलब सिलिकॉन में सेमीकंडक्टर जो है मटेरियल है वो सिलिकॉन है। और सिलिकॉन के लिए हम लोगों को पता है कि मिनिमम 0.6 वोल्ट फॉरवर्ड बाइसिंग की जरूरत पड़ती है। उससे पहले वो जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं हो पाता है, तो करंट फ्लो नहीं हो पाता है। इसलिए ग्राफ के ये तीनों पॉइंट 0.6 वोल्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है। अब ये जो ग्राफ होते हैं ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये बनाने के लिए मैंने थोड़े दूर दूर बना दिए पर ये एक्चुअली सेम ही होते हैं, यानी कि ये जो ग्राफ बनेंगे ये VCE पर कुछ खास डिपेंड नहीं होते हैं, ये सब सेम टाइप के ग्राफ बना करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सेम टाइप के ग्राफ बनते हैं तो हम लोग केवल एक VCE के हिसाब से भी कोई ग्राफ बना देंगे तो उससे भी हमारा काम चल जाया करता है और हम लोग कुछ चीज़ें जो भी कंक्लूड करना होता है वो कंक्लूड कर सकते हैं। अब इनपुट करेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ये रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग AC रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट होता है। तो चेंज इन वोल्टेज किसका लिखा जाएगा? VBE का लिखा जाएगा, इसके ऊपर लिखा है डेल्टा VBE। और चेंज इन करंट किसका लिखा जाएगा? IB का लिखा जाएगा, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई IB। तो डेल्टा VBE डिवाइडेड बाई डेल्टा IB, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। और यही हमारा AC रेजिस्टेंस है। इस E का मतलब है कि कॉमन एमिटर सर्किट के लिए। देखो ऐसे ही RIB होता है, इस B का मतलब है कॉमन बेस सर्किट के लिए। तो जो कॉमन एमिटर सर्किट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कॉमन बेस सर्किट के इनपुट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नीट JEE के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। ये हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक है। जब हम लोग आउटपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो किन किन के बीच में ये वेरिएशन मेजर किया जाता है? आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। ये हमारा आउटपुट करंट है। आउटपुट करंट कौन सा वाला? कलेक्टर वाला। ठीक है, और इन दोनों के कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VCE, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। इन दोनों के बीच में हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और ये तब ड्रॉ कर रहे होते हैं जब हम लोग इस करंट को IB को कांस्टेंट रख रहे हैं। इधर तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं और इधर हम लोग करंट को कांस्टेंट रखते हैं। तो IB को हम लोगों को यहाँ पर कांस्टेंट रखना है और इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बस यही किया हुआ है। ये IC है, ये मिली एम्पियर में मेजर किया था। यहाँ पर VCE लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सब अलग अलग ग्राफ हैं जो अलग अलग IB के लिए, IB इक्वल टू 0 के लिए, IB इक्वल टू 20 के लिए, IB इक्वल टू 30 के लिए, IB इक्वल टू 40 के लिए, IB इक्वल टू 50 के लिए। ठीक है, अभी जो ग्राफ हमारे पास में आता है इस ग्राफ से कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो IB इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ठीक है, इस लाइन के नीचे और VCE के बीच में जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग कट ऑफ रीजन बोला करते हैं। एक चीज़। दूसरा, यहाँ पर ये जो ग्राफ है इस वाले पोर्शन पे ये लाइन हम लोगों को थोड़ी स्ट्रेट लाइन की तरह से फील होती है। इस वाली लाइन और IC के बीच का जो पोर्शन है इसको हम लोग सैचुरेशन रीजन कहते हैं और बाकी बच गया जो बीच का रीजन है उसको हम लोग एक्टिव रीजन कहते हैं। एक्चुअली ट्रांजिस्टर की वर्किंग के 3 रीजन है जो हम लोग आगे देखेंगे। एक तो सैचुरेशन रीजन और एक एक्टिव रीजन और एक कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क करता है और एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। ठीक है, उसके जो सर्किट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि जब वो स्विच के तौर पर वर्क कर रहा है तो ट्रांजिस्टर इन दोनों रीजन में ही वर्क कर रहा है और जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पर वर्क कर रहा है तो ट्रांजिस्टर इस वाले रीजन में वर्क कर रहा है। ये हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में कब वर्क कर रहा है। अब देखो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है, तो यहाँ से हम लोग जैसे पहले यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस निकाले हुए थे ऐसे ही हम लोग यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
तो रेजिस्टेंस तो फिर से वही चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट आएगा, तो यहाँ पर चेंज इन वोल्टेज किसका होगा, VCE का होगा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस में हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा VCE, ये हो गया डेल्टा VCE डिवाइडेड बाई करंट, कौन सा वाला चेंज होगा, ये वाला डेल्टा IC। तो ROE, ई मीन्स फॉर कॉमन इमीटर, ठीक है। तो ROE मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा VCE डिवाइडेड बाई डेल्टा IC, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे वो रेजिस्टेंस फ्यू हंड्रेड ओम्स के ऑर्डर का होता है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये जो IC होता है ये कुछ खास चेंज नहीं हो रहा होता है VC के साथ में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम में ले रहे होते हैं। तो एक्टिव रीजन में ये जो ग्राफ बन रहा होता है, ग्राफ ऐसा इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं बन रहा होता है, ये तो मैंने बनाते समय बना दिया, ये काफ़ी कुछ ओरिएंटल होता है। मतलब ये है कि VC के साथ में जो IC है इसका वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम चेंज होता है, क्योंकि IC बहुत ही ज़्यादा कम चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा VCE डिवाइडेड बाई डेल्टा IC जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है कि इन एक्टिव रीजन मीन्स इन दिस पोर्शन इन एक्टिव रीजन IC इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VCE। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि VCE से बहुत कुछ वोल्ट है, उसके बाद VC को इतना चेंज कर दिया है और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है, तो IC कितना होगा, तो IC पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो IC का आंसर होगा वो या तो पहले वाला ही होगा या फिर उसमें थोड़ा सा ही वेरिएशन, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ही आंसर हम लोगों को बताना है, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है कि IC इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VCE इन एक्टिव रीजन, ठीक है। अब देखो IC और IB के बीच में हमारे पास में बहुत बढ़िया ग्राफ होता है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के लिए ये हम लोगों को ध्यान रखना है, इसको हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और हमारी बुक में इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि जब IB की वैल्यू 0 है तब IC की वैल्यू 0 है, पर एक्चुअल में ये ऐसा नहीं हो रहा होता है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब IB 0 होता है तो IC 0 नहीं होता है। क्यों, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो अभी भी चल रहे होते हैं, क्योंकि जो कलेक्टर इमीटर वाला पोर्शन है ये रिवर्स बायस की स्टेट में होता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो हुआ ही होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण से। इसलिए जब IB 0 हो रहा होता है तब IC का 0 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी NCERT बुक ने मेंशन कर रखा है कि व्हेन IB इज इक्वल टू 0 IC इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला जो ग्राफ है ये इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए था, पर एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है। IB 0 होता है तो IC 0 नहीं होता है। अब देखो जो हमारा IC और VCE वाला ग्राफ था, IC इधर था, VCE इधर था, तो ये जो ग्राफ था ये थोड़ा सा ऐसे जाके फिर ये इस तरीके से आ रहा था। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में IC और VCE जो है वो ऑलमोस्ट लीनियरली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि इस वाले पोर्शन के अंदर ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में नहीं होता है। हम लोग को ध्यान रखना है इस वाले स्टेट में, लीनियर वाले पोर्शन वाले स्टेट में ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में नहीं होता है। इस टाइम पर ट्रांजिस्टर एक्चुअली सैचुरेशन वाली कंडीशन में होता है, और सैचुरेशन वाली कंडीशन में जो करंट होता है वो सप्लाई वोल्टेज से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है, इस बात को हम लोगों ने इस वाले पोर्शन में मेंशन किया हुआ है, इसको एक बार ठीक से पढ़ लेना है। अब देखो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, लिखा था डेल्टा VCE डिवाइडेड बाई डेल्टा IC, और हम लोगों ने बोला था कि चेंज इन IC इज वेरी स्मॉल, सो द वैल्यू ऑफ RO और द आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इसके डिफरेंट रीजन भी बोले जाते हैं। इसका डिफरेंट रीजन ये बोल दिया जाता है कि जो सेकेंड वाला सर्किट था, मतलब राइट साइड वाला सर्किट, वो रिवर्स बायस के स्टेट में था, इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा था। और ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है ये मेनली बेस कलेक्टर जंक्शन के बाइसिंग से कंट्रोल होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, और इसको हम लोग बीटा से लिखते हैं। इसकी वैल्यू कॉमन इमीटर सर्किट के लिए डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB होती है। ये आउटपुट करंट हो गया और ये इनपुट करंट हो गया, ठीक है। वेरिएशन वाले को तो हम लोग बीटा AC से शो करेंगे और फिक्स पॉइंट वाली वैल्यू को हम लोग बीटा DC से शो करते हैं, ठीक। अब क्योंकि चेंज इन IC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन चेंज इन IB, इसलिए जब हम लोग इसका रेशो निकालते हैं तो बीटा AC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बीटा बहुत ज़्यादा है। तो ये रीजन हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो ये है कि IB और IC एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जब IB 0 होता है तो IC 0 नहीं होता। और तीसरा ये कि चेंज इन IC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन चेंज इन IB, सो बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। अब जैसे बीटा है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन इमीटर सर्किट, उसी तरीके से एक अल्फा भी होता है जिसको हम लोग करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, किसके लिए, कॉमन बेस सर्किट के लिए बोलते हैं। तो उस समय पर हमारे पास में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। इसकी वैल्यू 1 से कम होती है लेकिन 1 के नज़दीक होती है, जैसे इसकी वैल्यू 0.9
है ना, या फिर 0.99 इस टाइप से, एक के नज़दीक रहेगी, एक से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ठीक, ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है। अब बीटा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं कि बीटा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा और बीटा में ये 3 रिलेशन होते हैं। ये तीनों रिलेशन हम लोग आपस में चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको याद करो, चाहे इसको याद करो, चाहे इसको याद करो। बाई चांस प्लस माइनस की गड़बड़ हो रही है तो हम लोग इस मेथड को ध्यान रखेंगे कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। तीनों का आगे डेल्टा लगा दो, डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ डेल्टा आई सी से डिवाइड कर दो तो ये तो हो जाएगा 1। ये हो जाएगा डेल्टा आई बी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई सी, और ये हो जाएगा डेल्टा आई ई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई सी। अब देखो डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई सी ऊपर है और ये नीचे है, तो ये अल्फा है। और यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है, तो इसको उल्टा कर दो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, इधर आई सी डिवाइडेड बाई बी, सी ऊपर है और बी नीचे है, तो इसको बीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर तो इसका उल्टा हो रहा है, सी नीचे है, तो इसको हम लोग 1 अपॉन बीटा लिख देंगे। तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब इनको आपस में चेंज करके अल्फा निकाल लो, बीटा निकाल लो, ये रिलेशन हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो बाई चांस कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस वाले इक्वेशन को यूज करके ये रिलेशन लेके आ जाना है। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होता है, छोड़ना नहीं है। तो जब हम लोग ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में काम में ले रहे होते हैं तो इनपुट और आउटपुट में कुछ चेंजेस होते हैं। हम लोग यहाँ पर एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं। जब हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आउटपुट में बढ़ जाता है, ये इसका मतलब हो गया। लेकिन कैसे बढ़ा, इसको हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। कॉमन बेस सर्किट में इनपुट और आउटपुट दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये इसका मतलब है। लेकिन कॉमन एमिटर सर्किट के अंदर इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज होते हैं, मतलब उनमें जो फेज डिफरेंस आएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जब पॉजिटिव रहेगा तो आउटपुट नेगेटिव होएगा, तो इनपुट जब नेगेटिव होगा तो आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों डिफरेंस को हम लोगों को ध्यान रखना है। कॉमन बेस में सेम फेज में रहते हैं इनपुट और आउटपुट, कॉमन एमिटर में दोनों इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज होते हैं, मतलब फेज डिफरेंस 180 डिग्री का रहता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर को डिवाइस के तौर पर कैसे काम में ले रहे हैं। इसके लिए हम लोग इस ग्राफ को नोटिस करेंगे और ग्राफ को याद रखेंगे। ये ग्राफ आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये कुछ कर्व है, फिर कुछ स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद में फिर से कर्व है। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये कट ऑफ रीजन का है और जो लास्ट वाला पोर्शन है ये सैचुरेशन रीजन का है। तो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है वो एज ए स्विच वर्क करता है, मैंने पहले भी बताया था। जो ये लीनियर रीजन है इसमें ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलते हैं कि ये एक्टिव रीजन में, और इसमें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0.6 लिखा हुआ है। 0.6 किसके लिए होता है बताओ जरा, सिलिकॉन के लिए, है ना। यानी कि यदि ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना हुआ है तो इस 0.6 वोल्टेज से पहले तो वो जो लेफ्ट वाला सर्किट है वो फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में आ ही नहीं पाता है, तो वो उस समय कट ऑफ रीजन के तौर पर काम कर रहा है। इस तरीके से हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में लिखते हैं। देखो जब इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्टेज से कम है तो जो सर्किट होगा वो कट ऑफ रीजन में होगा, मतलब ये वाला पोर्शन होगा सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम लोग वी आई की वैल्यू 0.6 वोल्ट से इंक्रीज करते हैं तो जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में आ जाता है। उसके बाद में ये जो ग्राफ है वो सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाता है। अब हम लोग यदि इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज वो ज़्यादा कम होता है, लेकिन अब वो नॉन लीनियरली कम होता है। ये ध्यान रखना है कि कैसे कम हो रहा है, नॉन लीनियरली, और ये कभी भी जीरो नहीं होता है। ऐसे नहीं सोचना है कि ये कम होते होते जीरो हो जाएगा, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। तो वी और नेवर बिकम्स जीरो, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब इसी बात को हम लोग दूसरी तरीके से भी बोला करते हैं कि इस वाले रीजन में कट ऑफ रीजन के अंदर क्या हो रहा है, वी आई तो ऑलमोस्ट जीरो है या 0.6 वोल्ट से कम है, तो वी आई लो है और वी ओ हाई है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं कि वी आई लो है और वी ओ हाई है। ठीक है, क्योंकि इस स्टेट में अभी ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में नहीं है, यानी कि वो स्विच ऑफ स्टेट में है। फिर इस वाले रीजन को देखो, यहाँ पर वी ओ कम हो गया है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वी ओ लो है और वी आई बढ़ गया है, तो और वी ओ हाई है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कि सैचुरेशन स्टेट के अंदर वी ओ लो है और वी आई हाई है, और इस समय पर ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच ऑन स्टेट में है। तो यहाँ पर स्विच ऑन की स्टेट में और यहाँ पर ये स्विच ऑफ की स्टेट में है ना। जब हम लोग किसी ट्रांजिस्टर को काम में ले रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब स्विच के तौर पर काम करेगा तो वो इन दोनों रीजन में ही काम करेगा, ये नहीं आ पाएगा। और जब हम लोग उसको एम्पलीफायर के तौर पर काम में ले रहे हैं तो ट्रांजिस्टर को हमेशा इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो हमेशा एक्टिव रीजन में ही वर्क करे। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम लोग को समझ में रखना है कि ऐसा नहीं होता कि ट्रांजिस्टर हमेशा पूरा रीजन में काम कर रहा है। उसको बनाया है, उसके सर्किट को ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि वो या तो इन दोनों रीजन में या फिर इस रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एम्पलीफायर की बात करते हैं। जब हम लोग ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर काम में ले रहे होते हैं तो वो एक्टिव रीजन में वर्क करता है। ठीक है, इसका स्लोप नेगेटिव हो रहा होता है क्योंकि इनपुट वोल्टेज को बढ़ाने पर आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा होता है।
यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है वोल्टेज गेन मीन्स होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। अब देखो V इक्वल टू आई आर होता है, तो उस हिसाब से ये लिखा हुआ है ए वी इज इक्वल टू माइनस आर सी डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई आर बी डेल्टा आई बी। अब देखो ये जो आई सी अपन आई बी था ये तो बीटा ए सी था, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया ए वी इज इक्वल टू माइनस बीटा ए सी इंटू आर सी अपॉन आर बी। तो चाहो तो इसको याद रखो, चाहो तो इसको याद रखो, चाहो तो इसको याद रखो। याद तो भाई पूरा ही रखना है, कोशिश यही करनी है। और पूरा नहीं याद रहता तो कम से कम ये तो याद रह ही जाएगा कि ए वी इक्वल टू वी आउटपुट अपन वी इनपुट और वी को आई आर के हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ पर आउटपुट वाले रेजिस्टेंस और करंट लिखेंगे और इसमें इनपुट वाले रेजिस्टेंस और करंट लिखेंगे, बस हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के लिए दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। और ये इक्वेशंस किरचॉफ लॉ से आ रही होती हैं, इनको हम लोगों को एक बार पढ़ लेना है। हाँ अच्छा, अब हम लोगों ने जो पहले फॉर्मूला लिखा था वोल्टेज गेन के लिए माइनस बीटा ए सी आर सी अपॉन आर बी, इसके अंदर ये माइनस साइन है, ये बताता है कि कॉमन एमिटर सर्किट के अंदर आउटपुट और इनपुट जो है वो दोनों आउट ऑफ फेज स्टेट में। ये एक बार हम लोगों को पूछ रखा है कि माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हम लोगों को ध्यान रख लेना है। अब जैसे वोल्टेज गेन का फॉर्मूला था वैसे ही हमारे पास में पावर गेन का फॉर्मूला होता है। पावर गेन इक्वल टू होता है बीटा ए सी इंटू ए वी। ए वी को हम लोग इस हिसाब से रख देंगे, यहाँ पे बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आर सी मीन्स आउटपुट वाला रेजिस्टेंस और आर बी मीन्स इनपुट वाला रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग आर ओ अपॉन आर आई से यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आर ओ अपॉन आर आई को हम लोग रेजिस्टेंस गेन भी बोल सकते हैं, तो एक तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए वी इक्वल टू माइनस बीटा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन। अभी जो पावर गेन वाला फॉर्मूला है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो पावर गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ए पी मीन्स पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पी आउटपुट अपन पी इनपुट, ध्यान रखना है। ए वी वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वी आउटपुट अपन वी आई, वोल्टेज गेन ए आई करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आई ओ अपॉन आई 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 करंट गेन, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो मिस हो जाया करते हैं, और बाई चांस नहीं ध्यान रहा होता है तो थोड़ा सा सिंपल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, वी इक्वल टू आई आर पी इक्वल टू वी आई, और वहां से इन फॉर्मूले को हम लोगों को थोड़ा सा ट्राई करना है। अभी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर काम में ले रहे होते हैं तो एम्पलीफाई किसको करेंगे, कुछ ना कुछ इनपुट को हम लोग एम्पलीफाई करेंगे। तो हमारे पास में कोई इनपुट है जिसको हम लोग एसी की फॉर्म में ट्रांजिस्टर को दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में इनपुट है, ये एम्पलीफाई होकर आउटपुट फॉर्म में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आईसी की वैल्यू जो है आईबी से बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये रीजन है, दूसरा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है उसकी वैल्यू बढ़ जाया करती है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा होता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर को स्टैंडअलोन चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आउटपुट की कुछ एनर्जी वापस से ट्रांजिस्टर में फीड कर देंगे, ठीक है। उस एनर्जी को इस तरीके से फीड करेंगे कि जिस फॉर्म में जिस फेज में इनपुट आ रहा है उसी फेज में आउटपुट वाली एनर्जी भी आ रही है। तब हम लोग उसको ये बोलते हैं कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के अंदर पॉजिटिव फीडबैक कर दिया है, और अब ये ट्रांजिस्टर क्योंकि एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो इस चीज को हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। ये हमारे पास में इसका सर्किट है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टैंक सर्किट काम में ले रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग कोयल कनेक्ट कर देते हैं, कोयल के साथ में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ होता है, और इस कोयल के साथ में एक और कोयल इसी के ऊपर हम लोग इसको लपेट के रखते हैं, और वो कोयल जो है हम लोग इनपुट सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोग आउटपुट ले रहे होते हैं जो हम लोग को चाहिए होता है। इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, उसके कारण से हम लोग पॉजिटिव फीडबैक इस इनपुट सर्किट में दे रहे होते हैं। देखो ये हमारे पास में कॉमन इमीटर वाला सर्किट है, तो ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। तो हम लोग आउटपुट से कुछ पोर्शन या कुछ एनर्जी को इनपुट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये कोयल इसके ऊपर ही लपेटी हुई होती है, पर इसको फिगर में हम लोगों ने दूर दूर बनाया है। इस फिगर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसको सीधा कर दो तो ये कुछ इस तरीके का देखेगा। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, ये सर्किट एक्चुअली इनपुट वाला सर्किट है, और ये वाला जो सर्किट है ये आउटपुट वाला सर्किट है, और यहाँ से हम लोगों को फाइनल आउटपुट मिल ही रहा होता है। हम लोग अब क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट एनर्जी हम लोगों को मिल रही है उसका कुछ पोर्शन वापस से इनपुट में चला जाए, बस हम लोग ये चाह रहे हैं। अब देखो जब हम लोग इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो इस बैटरी के कारण से यहाँ से कुछ करंट इस सर्किट में फ्लो होने लगता है। तो करंट 0 से लेकर मैक्सिमम तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करंट जो है यानी कि ये यहाँ से पास होने वाला करंट ये एकदम से मैक्सिमम स्टेट में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जब इस पॉइंट पे जाएगा तो ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये कैपेसिटर में चला जाएगा और एक इंडक्टर में से चला जाएगा। अब क्योंकि करंट की वैल्यू इंडक्टर में से चेंज हो रही है तो ये अपने में से करंट को चेंज ही नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये चेंजेस का अपोज करता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना इसके अंदर, जिसके कारण से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो धीरे धीरे
इंक्रीज होगा, ठीक है, और ये कैपेसिटर चार्ज हो ही रहा है। अब इसके अंदर जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो इसके कारण से इसमें फ्लक्स बनने लगेगा, तो ये जो फ्लक्स होता है ये भी धीरे धीरे चेंज होएगा, ठीक है। अब ये वाला कोयल और ये वाला कोयल आपस में कनेक्टेड है, ये इसी के ऊपर है, तो इसके फ्लक्स में जो चेंज हो जाएगा उसके कारण से इसके फ्लक्स में भी चेंजेज होने लगते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से T1 में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो T1 में फ्लक्स चेंज होने के कारण से इसमें एक अलग से करंट फ्लो होगा, और वो करंट कहाँ जाएगा, वो करंट IB के अंदर जाएगा। पहले से करंट तो फ्लो हो ही रहा था इस DC के कारण से, अब हम लोग एक AC वाला टाइप का करंट इसमें इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अलग से कोई एक्सटर्नल AC सोर्स यहाँ पर हम लोग इनपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके वेरिएशन के कारण से यहाँ पर एक वेरिंग करंट आता है, और उस वेरिंग करंट की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक। अब यहाँ पे जो IB है इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो जब IB की वैल्यू बढ़ती है तो IC की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और जब IC की वैल्यू बढ़ेगी तो IE की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि IE = IB + IC होता है। तो मान लेते हैं कि IC इस तरीके से पहले X से Y तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब IC X से Y तक बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके एक मैक्सिमम पोर्शन यानी कि मैक्सिमम स्टेट में आ जाएगा। तो जब मैक्सिमम स्टेट में आ जाएगा तो IC बढ़ाना रुक जाएगा, है ना। तो जब IC बढ़ाना रुक जाएगा तो यहाँ से जो चेंजिंग करंट है वो, है ना, करंट तो फ्लो हो रहा है, चेंजिंग करंट होना, करंट में चेंज होना बंद हो जाएगा। तो करंट में चेंज होना बंद हो जाएगा तो इस तरह से कोई भी फ्लक्स डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वो फ्लक्स यहाँ पे कोई भी फ्लक्स डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इसमें भी कोई फ्लक्स डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उस समय पर IB की वैल्यू जो एक्स्ट्रा वाली है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो IB की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि IB कम हो गया, तो IB कम हो गया तो IC की वैल्यू भी कम होने लगेगी। इस चीज़ को अच्छे से समझना है, क्योंकि IB और IC प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब IC की वैल्यू कम होने लगेगी तो IE भी कम होने लगेगा, क्योंकि IE = IB + IC होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, IC की वैल्यू कम हो रही है, तो जब IC की वैल्यू कम हो रही है तो IE की वैल्यू भी कम होने लगेगी, और ये कम होते होते 0 हो जाएगी। तो जब IE की वैल्यू 0 हो जाएगी उस समय पर IC और IE दोनों 0 हो गए, देखो ये भी 0 हो गया है और ये भी 0 हो गया है। उस समय पर ये जो कैपेसिटर है वो अपनी एनर्जी को देगा, ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज करेगा, और वापस से हमारे पास में एक करंट फ्लो होगा, यानी कि वापस से हम लोग एक पहले हम लोग ऐसी स्टेट में आ गए जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है, और कैपेसिटर की एनर्जी वापस से रिलीज होने के कारण से हम लोग फिर से इस साइकिल को स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से साइकिल जो है कंटिन्यूसली चल रहा होता है, और हम लोगों को एक सेल्फ सस्टेन्ड एम्पलीफायर मिल जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो जो हमारे काम की चीज है कि ये जो फीडबैक था वो पॉजिटिव फीडबैक कैसे बन रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा सर्किट काम में ले रखा था, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्किट। तो कॉमन इमीटर के अंदर जो इनपुट आउटपुट है वो पहले से 180 डिग्री फेज डिफरेंस में होते हैं। अब देखो उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो रहा होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करता है, कोई भी चेंज को अपोज करता है। इसका मतलब इसके अंदर भी जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का आ रहा है, तो टोटल फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 180 + 180 360 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग आउटपुट से जो पोर्शन इनपुट में दे रहे हैं और जो पहले से इनपुट है उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो इन फेज है, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक। अब देखो इस वाले सर्किट में, मतलब टैंक सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, फिर से चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर से चार्ज होता है, ये काम चल रहा होता है। मतलब कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे एक तरीका का ऑसिलेशन उस टैंक सर्किट में चल रहा होता है, तो उसके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ν = 1/2π√LC से दी जाती है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, काफ़ी काम का फॉर्मूला है।